ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में बात होगी वोट चोरी की। घमासान मचा हुआ है पिछले 10 दिनों से। आपको ध्यान होगा 7 अगस्त को राहुल गांधी ने बेंगलुरु सेंट्रल की महादेवपुरा सीट, एक विधानसभा क्षेत्र में 1,250,000 फर्जी वोटर डालकर किस तरह से चुनाव को प्रभावित किया गया। लोकसभा चुनाव ही निकाल ले गई बीजेपी, यह आरोप था राहुल गांधी का। और इस पर बेसब्री से इंतजार था चुनाव आयोग के जवाब का। चुनाव आयोग कह रहा था हलफनामा दाखिल करो राहुल गांधी, वरना आरोप झूठे हो जाएंगे। बस यह बात आ रही थी, सूत्रों के हवाले से आ रही थी। लेकिन आज बाकायदा चुनाव आयोग आखिरकार लंबे इंतजार के बाद सार्वजनिक मंच पर आता दिखाई दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार मीडिया के सामने आज मुखातिब हुए और क्या कहा कि ये सब वोट चोरी के आरोप सब झूठे हैं। राहुल गांधी एक हफ्ते में या तो हलफनामा दें या वो झूठे करार दिए जाएंगे, आरोप निराधार हो जाएंगे। तो राहुल गांधी झूठे साबित हो जाएंगे तो अनुराग ठाकुर के बारे में कुछ बोलना भूल गए, ज्ञान देना भूल गए ज्ञानेश कुमार। अभी 4 दिन पहले घुसपैठिए, वोट बैंक से वोट चोरी, और वोट चोर किस किस को कहा? अनुराग ठाकुर ने राहुल, प्रियंका, अभिषेक बैनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, स्टालिन, 6 लोगों की लोकसभा सीट का ब्यौरा दिया कि यहां पर डाउटफुल वोटर्स कितने थे। इनसे हलफनामा नहीं मांग रहे। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि वोट चोर कहकर आम मतदाता को, जबकि ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। वोट चोरी के आरोप लगे हैं, मतदाता को वोट चोर नहीं कहा गया। वोट चोरी के आरोप तो खुद पर लगे हैं। ये तो ज्ञानेश कुमार पर आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी का एक्सटेंशन बन गया है। यह विपक्ष आरोप लगा रहा है। सच्चे या झूठे ये अदालत में तय हो जाएंगे या चुनाव आयोग जवाब दे दे। तो चुनाव आयोग राहुल गांधी से हलफनामा मांग लेता है, अनुराग ठाकुर से नहीं, या खुद दे दे हलफनामा। और ये 20-3-20 जिसके तहत हलफनामा दिया जा रहा है, इसमें मांगा भी जा सकता है क्या हलफनामा? ये तफसील मैं पहले दे चुका हूं, आगे मैं आपको दूंगा कार्यक्रम में। और चुनाव आयोग ने कह दिया कि हां, 1 से ज्यादा वोटर आईडी हो सकते हैं। यानी कि जो राहुल गांधी कह रहे थे 4-4 वोटर आईडी हैं, हो सकता है, लेकिन वोट एक ही बार दिया जा सकता है। अब इसका क्या मतलब? यानी कि डुप्लीकेट बहुत सारे बने हुए हैं। क्या हमें जवाब मिल गए हैं या थोड़ा सा नाटकीय अंदाज, फिल्मी तरीका हमें दिखाई दिया? पिछले मुख्य चुनाव आयुक्त वो शायरी किया करते थे, कविताएं सुना रहे थे, या फिल्मी डायलॉग सुना रहे हैं क्या ज्ञानेश कुमार कि चुनाव आयोग किसी से डरता नहीं? वो शोले में गब्बर सिंह का डायलॉग है ना, जो डर गया सो मर गया। डरा कौन है? या दरअसल आप, मैं, हम सब, आम वोटर डर रहा है कि ये हो क्या रहा है और सीधे जवाब मिलेंगे क्या? आज इसी पर चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल आपके सुझावों का और आपके सवालों का भी इंतजार रहेगा और करेगा, क्योंकि आपके सवाल सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं। तो वोट चोरी पर मचे घमासान और यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हो रही है, वोटर लिस्ट की पुनरीक्षण जो हो रहा है बिहार में, उसे लेकर घमासान तो मचा ही हुआ था। 10 दिन पहले एक तथाकथित सियासी बम फोड़ा था राहुल गांधी ने। आज से वोटर अधिकार रैली पर निकल गए हैं राहुल गांधी तेजस्वी के साथ। बिहार में 1 सितंबर तक 25 जिलों को कवर करते हुए ये यात्रा गुजरेगी। 183 विधानसभा सीटों पर जाने वाले हैं। उन सीटों से गुजरते हुए निकलेगी ये यात्रा। और इन सब के बीच जिस बात का लंबे समय से इंतजार था, आखिरकार
वो घड़ी आज आ ही गई। चुनाव आयोग ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सूत्रों के हवाले से वो पर्ची और पुड़िया थमाने के बजाय खुद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार सामने आए और जो सवाल विपक्ष लगातार चुनाव आयोग से पूछ रहा था, उनके जवाब देते भी दिखाई दिए। अब जो जवाब किस अंदाज में दिए, पहले ये अंदाज आपके सामने पेश करता हूं। ज्ञानेश कुमार ने कहा, ना कोई पक्ष ना विपक्ष, हमारे लिए सब समकक्ष, सब बराबर हैं। मतदाता को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही है। चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति की जा रही है। यानी कि राजनीति हो रही है, आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, तथ्यों से परे है क्या? चुनाव आयोग बिना भेदभाव हर मतदाता के साथ है और वोट चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल संविधान का अपमान है। वोट चोरी, और यहां पर मतदाता का भी अपमान बताया। पर वोट चोरी कर कौन रहा है? वो तो आरोप ये लग रहे हैं कि चुनाव आयोग साझीदार हो रहा है सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी के साथ। कहीं वोट बढ़ाए जा रहे हैं तो कहीं वोट कम किए जा रहे हैं। झूठे आरोपों से चुनाव आयोग डरता नहीं है, बात डर तक भी आ गई। तो एक वानगी दिखाता हूं, क्या बोले ज्ञानेश कुमार, सुनिए। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। मतदाता सूची में अगर 2 जगह नाम हो तो वोट चोरी कैसे? नहीं हो सकती। वोट तो एक मतदाता एक ही बार डाल सकता है, और फिर अगर यह कहा जाए कि वो फर्जी मतदाता है, ये हमारे गरीब मतदाताओं, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। अब आपको कुछ समझ में आया? मुख्य चुनाव आयुक्त ने सीधा कहा 7 दिन में जवाब दे दो, यानी कि हलफनामा दो, शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करके लिखित में यह आरोप दो, वरना मान लो कि आप झूठ बोल रहे हैं। अब इस सवाल के 3 पहलू हैं, क्योंकि यह बुनियाद थी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जी हलफनामा दो। अब हलफनामा किस कानून के तहत मांगा जा रहा है? वो है 20(3)B। अब ये 20(3)B क्या चिड़िया है? कब इस्तेमाल होती है? 20(3)B 1960 का एक कानून है। यह कानून कहता है कि जब मतदाता सूची ड्राफ्ट जब बनता है, जैसे SIR हो रहा है बिहार में। थोड़ी देर के लिए अभी आप बात ना करें प्लीज, दिबांग आप थोड़ी देर बात ना करें तो मैं, क्योंकि थोड़ा सा दर्शकों को समझा रहा हूं। जो 1960 का कानून है, 1960 का कानून कहता है कि जैसे SIR हो रही है, SIR में आपने ड्राफ्ट रोल बना दिया। ये जैसे 25 जुलाई को खत्म हो गई थी, अब 1 सितंबर तक आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इस दौरान आप कुछ आरोप लगा रहे हैं तो आपको शपथ पत्र देना होगा। और यह मैं नहीं कह रहा, लोकसभा के लंबे समय तक महासचिव, सेक्रेटरी जनरल रह चुके PDT आचार्य कह रहे हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके OP रावत कह रहे हैं कि यह सर पर लागू होता है। जो राहुल गांधी ने खुलासा किया है, वो चुनावी नतीजे भी आ गए, उसमें यह लागू ही नहीं होता। और कपिल सिब्बल तो यह कह रहे हैं कि इस हलफनामे के आधार पर तो जांच भी नहीं की जा सकती। इट्स टोटली बैड इन लॉ। यह पहला पहलू, पर वो मांग रहे हैं, अड़े हुए हैं। तो भाई चलिए, राहुल गांधी से आप मांग रहे हैं, और वोट चोरी की बात आपने कही कि मतदाता का अपमान है, तो ये घुसपैठिए वोट बैंक से वोट चोरी 6 नेताओं पर आरोप लगा दिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अभिषेक बैनर्जी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव और स्टालिन। किसने? अनुराग ठाकुर ने। वोट चोरी कह रहे हैं, अपमान ये भी कर रहे हैं क्या? ये बताना भूल गए, कहना भूल गए। कह रहे हैं ना कोई पक्ष ना विपक्ष, हमारे लिए सब समकक्ष।
तो इतनी नजरें इनायत अनुराग ठाकुर के लिए क्यों की जा रही हैं? और इन्हें क्यों नहीं चेताया जा रहा कि 7 दिन में हलफनामा दो, वरना मान लो आप जो बोल रहे हो वो झूठ बोल रहे हो। ये दूसरा पहलू। अब तीसरा पहलू आ जाता है जो उन्होंने बयान भी दिया कि अरे एक से ज्यादा अगर वोटर आईडी कार्ड है तो वोट चोरी कैसे होगी? तो फिर भैया वोट चोरी कैसे होती है? नहीं एक ही बार वोट डाल सकता है, ये कैसे आप सुनिश्चित कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि एक से ज्यादा अगर वोटर आईडी कार्ड हैं तो वोटर की जिम्मेदारी है चुनाव आयोग को आकर बताए। तो चुनाव आयोग क्यों पूछता घूम रहा है आपकी पहचान, आपकी नागरिकता? ये बातें थोड़ी समझ से परे दिखाई दे रही हैं। और जहां तक हलफनामे की बात है तो अभी समाजवादी पार्टी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, कुछ जानकारी मेरे पास आई है। विधानसभा सामान्य निर्वाचन क्षेत्र संख्या 370 मडियाहू, यहां पर एक हलफनामा दिया कि इस बूथ नंबर पर 10 वोट फर्जी हैं। फिर भुआ रखपुर फिरोजाबाद का एक इलाका, यहां पर भी गलत ढंग से 10 वोट काटे गए। ये हलफनामा दिया हुआ है, ये देखिए स्टैम्प पेपर। और कुंडा, यहां पर 24 वोट काटे गए और ये शपथ पत्र दिया गया है। इसका कोई संज्ञान नहीं लिया। वो तो कह रहे हैं 18,000 ऐसे शपथ पत्र हैं समाजवादी पार्टी। तो ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, क्या ये करता दिख रहा है चुनाव आयोग? अब चुनाव आयोग जो कह रहा है कि एक से ज्यादा भी वोटर आईडी हो सकते हैं, पवन खेड़ा कह रहे हैं, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने प्रेस वार्ता में फरमाया तो क्या हुआ अगर एक ही व्यक्ति कई जगह वोटर लिस्ट में दर्ज है, वोट तो फिर भी एक ही बार डालेगा। अब हमारा सीधा सवाल है, अब कांग्रेस वाले भी सीधा सवाल को बहुत गंभीरता से लेते हैं, क्या गुप्ता जी यही दलील अदालत में शपथ पत्र पर लिखकर देने को तैयार है? राहुल से ही मांगा जा रहा है, अनुराग ठाकुर से नहीं मांगा जा रहा, आप दे दीजिए भाई। अब तेरी शपथ मेरी शपथ का खेल हो गया है यहां पर। दे दो शपथ पत्र। और 7 अगस्त के खुलासे के बारे में कम बोलते दिखाई दिए हैं ज्ञानेश कुमार। बिहार में सर की प्रक्रिया पर वो ज्यादा बोले। अब कुछ सवाल जो पूछे जा रहे थे उनके क्या जवाब दिए, यह बताना बहुत जरूरी है। बिहार में एसआईआर क्यों? ज्ञानेश कुमार ने कहा पार्टियां मांग कर रही थी। अब कौन सी पार्टी मांग कर रही थी? स्पेशल समरी रिवीजन तो हुई अभी 6 जनवरी को खत्म हुई थी। चुनाव से पहले एसआईआर क्यों? मतदाता सूची शुद्ध करना ईसी का दायित्व। तो ये 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले क्यों नहीं किया? महाराष्ट्र के चुनाव से पहले क्यों नहीं किया? हरियाणा के चुनाव से पहले क्यों नहीं किया? दिल्ली के चुनाव से पहले क्यों नहीं किया? अभी क्यों याद आ रही है? इसका कोई जवाब नहीं दिया। नागरिकता की जांच क्यों? तो कह रहे हैं मतदाता की पात्रता की जांच जरूरी, पर यह हक आपको किसने दिया, यह अधिकार किसने दिया? यह तो है ही नहीं आपके पास। 6 महीने में 22 लाख मृत कैसे? वो 65,64,000 जो लोग काटे गए हैं उनमें से 22 लाख से ज्यादा की भाई इनकी मौत हो गई। तो कह रहे हैं ये 6 महीने का नहीं, ये 20 साल का आंकड़ा है। 20 साल में 22 लाख लोग ही मरे। 2003 की जो सूची थी, एसआईआर तब हुआ था, उसके बाद से 22 लाख लोगों की मौत हुई है। ये कहां का गणित, बर्थ रेट डेथ रेट की कौन सी कैलकुलेशन लेकर आए? बरसात के दौरान एसआईआर क्यों? बोले 2003 में भी ऐसा ही हुआ। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट क्यों नहीं? मतदाता की निजता का हनन हो जाएगा। अब दर्शकों इसमें खेल समझिए, दिलचस्प है। 45 दिन तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लिस्ट हो सकती है, सीसीटीवी फुटेज रखी जा सकती है, तब निजता का हनन नहीं 46वें दिन से हो जाएगा। ये कोई लक्ष्मण रेखा खींच दी है, ऐसी टाइमलाइन खींच दी है। आपकी मेरी प्राइवेसी में कोई खलल, कोई बाधा नहीं। 45 दिन तक 46वें दिन हो जाती है।
वोट चोरी हो रहे हैं, कह रहे हैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल संविधान का अपमान है। कौन कौन कर रहा है, सबका नाम बोलिए ना। और महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोटर बढ़े, ये सवाल पूछा गया, तो कह रहे हैं समय रहते सबूत नहीं दिया। पहले सबूत दो। चुनाव आयोग अपनी तरफ से कुछ नहीं करता है। और ज्यादा बातें एसआईआर की हुई, वोटर अधिकार रैली पर तो निकल चुके हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। आज कैसे ताल ठोकी पहले दिन, सुनिए। आप समझ सकते हैं कि आपके वोट की चोरी नहीं की जा रही है, बल्कि डकैती डाली जा रही है, डकैती डाली जा रही है। बिहार की जनता चोरी नहीं करने देगी। क्यों? क्योंकि गरीबों के पास, कमजोर लोगों के पास सिर्फ वोट है और हम वोट चोरी नहीं करने देंगे। ऐसे में आज का सीधा सवाल, धांधली पर घमासान, घमासान तो जारी है। वोटर का कौन कर रहा अपमान? Are we being taken for granted? और वोट चोरी से इनकार, हलफनामा ही सच का आधार, तो कौन कौन हलफनामा भरेगा? ये अपने आप में सवाल हो जाता है। और आज चर्चा में मेरे साथ एक भी राजनीतिक दल का एक भी नुमाइंदा नहीं है। और इसकी वजह यह है कि राजनेताओं को बुलाता तो वो एक दूसरे पर ही आरोप प्रत्यारोप करते रहते, कभी हकीकत की तह तक हम जा ही नहीं पाते। तो मेरे साथ पैनल में सबसे तजुर्बेकार हैं नीरजा चौधरी, योगेंद्र यादव देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक भी रह चुके हैं, याचिकाकर्ता भी हैं इस मामले में, तो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर वो भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। आशुतोष सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म भी चलाते हैं और इन्होंने अपना पत्रकारिता की करियर की जो शुरुआत की थी, ये चुनाव आयोग को कवर किया करते थे। इस पैनल में सबसे युवा, तजर्बा इन्हें भी अच्छा खासा है, कंसल्टिंग एडिटर हैं मॉलिटिक्स के आदेश रावल। और स्टूडियो में 3 खास मेहमान, दिबांग, राकेश शुक्ला और विनोद अग्निहोत्री। नीरजा, आरोप चुनाव में धांधली के, वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े के, राहुल गांधी ने 7 अगस्त को खुलासा किया था, एसआईआर पर तो घमासान 2 महीने से चल ही रहा है। क्या बुनियादी सवालों का जवाब देते दिखे आज ज्ञानेश कुमार? देखिए, जो सवाल उठाए थे ऑपोजिशन ने, कांग्रेस ने और पार्टियों ने, उसका जवाब नहीं दिया उन्होंने भाषा का जिक्र किया कि ऐसी भाषा नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए, ऐसी भाषा कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। लेकिन जहां तक सवाल उठे हैं कि आप कैसे इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि इतने लोग मर गए, कैसे इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि इतने लोग परमानेंटली माइग्रेट कर गए, कैसे ये, क्यों ये एसआईआर की जरूरत पड़ी, क्यों ये एक्सक्लूजनरी है? एसआईआर पर आते हैं नीरजा, एसआईआर पर आते हैं। पहले 7 अगस्त को जो खुलासा किया राहुल गांधी ने, अब उसमें जो वो बता रहे हैं एक आदमी के 4-4 वोटर आईडी कार्ड हैं, वो कर्नाटक में भी कर रहा है, यूपी में भी कर रहा है, महाराष्ट्र में भी वोट कर रहा है, वो बड़े मासूमियत से ये कहते हैं और इसीलिए मैंने उनका बयान सुनवाया। तो फिर क्या हुआ, एक ही व्यक्ति कई जगह वोटर लिस्ट में दर्ज है तो, पर वोट तो एक ही बार डाल सकता है। ये चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त कह रहे हैं। देखिए, वो जो सवाल जो आप कह रहे हैं ना, राहुल गांधी ने जो उठाए 1, 2, 3, 4 और लोगों को सामने भी खड़ा कर दिया कि ये लोगों को आपने मृतक बताया है, उनके जवाब आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नहीं दिए। और चीजें उठाई, ठीक है, भाषा का, इस तरह की भाषा का नहीं प्रयोग होना चाहिए, वो नहीं, उसमें भी जब वो कहते हैं ना पक्ष ना विपक्ष, हमारे लिए सब समकक्ष, सब बराबर हैं, तो ये घुसपैठिए वोट बैंक से वोट चोरी आरोप लगाया। ये बाकायदा मैंने प्रिंट आउट निकाले इसीलिए, अनुराग ठाकुर ने, तो ये वोट चोरी तो शब्द बीजेपी भी इस्तेमाल कर रही है, घुसपैठिए बता रही है। मतलब एक समुदाय के लोग घुसपैठिए हैं सारे,
उनका आंकड़ा बता दीजिए ना। ये अपमान नहीं हो रहा, बदनाम नहीं किया जा रहा वोटर को, ये नहीं दिख रहा है ज्ञानेश कुमार को। देखिए, वो बात सही है कि हलफनामा एफिडेविट जो है वो एक तरफ से मांगा जा रहा है, दूसरी तरफ से नहीं मांगा जा रहा। ये सवाल बिल्कुल जायज है और उठाने चाहिए, क्योंकि वोट का सवाल जहां है ना, वोट हमारे लोकतंत्र की धड़कन है। बाकी चीजों पे लोग इस चीजों को नजरअंदाज कर देंगे, लेकिन जब वोट की बात आएगी कि मेरा वोट वहां नहीं रहेगा, मेरे हाथ में नहीं रहेगा, तो मुझे लगता है लोग इतनी शांति से नहीं बैठने वाले। और ये मैं मानती हूँ, ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा होने वाला है, सिर्फ बिहार चुनाव में नहीं। और सवाल ये उठता है इस समय क्यों किया गया, क्या सिर्फ बिहार के लिए किया गया? और बिहार के कुछ बीजेपी नेता तो ये भी कह रहे हैं कि हमने तो चुनाव जीता हुआ था, अब ये उठा के अपनी क्रेडिबिलिटी है। नहीं, यहाँ पर आपने बिहार में चुनाव क्यों, ये सवाल पूछा, ये विपक्ष आरोप लगा रहा था सवाल के तौर पर। क्या बोला है चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त क्या बोले? पार्टियों की मांग पर एसआईआर कर। कौन सी पार्टी मांग कर रही थी? मैं मिस कर गया, आप तो कोई खबर नहीं छोड़ती है नीरजा। ये कौन सी पार्टियों ने मांग की थी कि एसआईआर होनी चाहिए बिहार में? देखिए, नॉर्मली इतना बड़ा निर्णय लेना एसआईआर का, जबकि वोटर अपडेटिंग जैसा आपने कहा हर साल हो रहा है, इतना बड़ा एसआईआर अभी खत्म हुआ इसी साल जनवरी 6 को, 6 महीने पहले बिहार में, और पार्टीज को कंसल्ट नहीं किया गया। ये भी बहुत अजीबी चीज थी। वो तो कह रहे हैं सबसे उनकी मांग थी इसलिए हमने किया। वो पार्टी से अगर बात करिए तो वो तो कहते हैं हमें कंसल्ट नहीं किया गया। ऑपोजिशन की पार्टी तो स्पष्ट रूप में ये कह रही हैं कि हमें कंसल्ट नहीं किया गया। तो मतलब हम गोलमोल घूम रहे थे क्या? एक मिनट मैम, आशुतोष, अब बात आ जाती है हलफनामे की। ये हलफनामा इतना बड़ा बवंडर बन गया है। 20(3)B जो ये 1960 का कानून का प्रावधान है, इसमें भाई मैं ये मानता हूं कि पीडीटी आचार्य से मैं संसदीय परंपरा, चुनावी प्रक्रियाओं से ज्यादा जानकारी नहीं रखता। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये यहां तो लागू नहीं होता। अब मुख्य चुनाव आयुक्त जैसे ज्ञानेश कुमार हैं, ओपी रावत रह चुके हैं, वो कह रहे हैं वो तो सर की प्रक्रिया पर होता है। 20(3)B तो तब है कि ड्राफ्ट रोल तैयार है, आपको आपत्ति दर्ज करानी है, आरोप कुछ लिखने हैं तो शपथ पत्र देकर लिखित में आप दे दीजिए। तो इस कानून, इस प्रावधान पर क्यों अटकी हुई है सुई ज्ञानेश कुमार की? देखिए संदीप, आज जो ज्ञानेश कुमार ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने कुछ ज्यादा सवाल पैदा कर दिए, ज्यादा विवाद पैदा कर दिया। तो मैं तो ये कहूंगा उन्होंने खुद को और ज्यादा एक्सपोज कर दिया है। अब तक मुट्ठी बंद थी तो लोगों को लगता था सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है, चलो कुछ भी होगा, लेकिन आज तो तीनों चुनाव आयुक्त वहां बैठे हुए तो सवालों के जवाब दे रहे थे, लेकिन बजाय जवाब देने के उलझते चले गए। अब ये बता दीजिए कि मुझे तो लगता है कि ओपी रावत जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे और शायद इन सबों में सबसे कम विवादास्पद भी थे, उन्होंने कहा अगर राहुल गांधी ने अगर आरोप लगाया होता तो मैं तो 10 मिनट के अंदर सारी जांच करवा देता और उसके बाद दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाएगा। ये कह रहे हैं आप हलफनामा दीजिए। भाई अगर चलिए मान ले राहुल गांधी तो हलफनामा दे देंगे, क्योंकि लेकिन वो तो सबूत पेश करने का दावा करेंगे, मैं तो सबूत पेश कर रहा हूं, और वो कागज दिखा रहे और सारी चीजें सबके सामने लाने की कोशिश करें। तो अनुराग ठाकुर से आप क्यों नहीं हलफनामा मांग रहे, जिन्होंने 6 लोकसभा चुनाव का जिक्र किया और बिना किसी सबूत के, नॉट एन आयोटा ऑफ एविडेंस, और आप सीधे आरोप लगा रहे? तो अगर अपराध की बात होगी, उसमें तो दिलचस्प बात यह थी आशुतोष, बिना किसी सबूत के आरोप लगा रहे। उसमें खास बात यह है, ये 6 जो लोकसभा क्षेत्रों का आपने तुरंत फुरत पूरा का पूरा एनालिसिस कर दिया। ये एल्गोरिथम एनालिसिस के आधार पर, मतलब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट थी, आपने साधारण मतदाता सूची जो विपक्ष को मुहैया कराई जा रही है उसके आधार पर एक दिन में तो एल्गो एनालिसिस हो नहीं सकता। नहीं संदीप, मैं उसकी टेक्निकलिटीज में जा ही नहीं रहा हूं कि कैसे निकाला, किस तरीके से, मैं उसमें जा ही नहीं रहा हूं। मैं तो सीधी बात कर रहा हूं कि राहुल गांधी एक विधानसभा क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं और अनुराग ठाकुर 6 लोकसभा सीट के बारे में बातचीत कर रहे हैं, और एक भी कागज, एक भी पेपर नहीं दिखा रहे वो। तो जो आदमी बिना कागज, बिना पेपर के आरोप लगा रहा है वो ज्यादा बड़ा गुनाहगार, और वो भी वोट चोरी के ही आरोप है, सबूत देने का दावा कर रहा है वो बड़ा गुनाहगार हुआ।
अब यहां पर जो पवन वो खेड़ा कौन- सवाल तो- उठा रहे हैं, तो जो सबूत राजनीतिक दे रहा सवाल है है। क्या आशुतोष? वो कह रहे हैं कि भाई एक ही व्यक्ति कई जगह वोटर लिस्ट में दर्ज हो सकता है, क्या बड़ी बात है इसमें, कौन सी वोट चोरी? वोट तो एक ही बार डालेगा। वो कह रहे हैं इसको बाकायदा अदालत में शपथ पत्र पर लिख कर देने को तैयार है क्या? ज्ञानेश कुमार भी क्या हलफनामा देंगे जो दावा वो आज करके गए हैं? नहीं, मुझे तो लगता है कि ज्ञानेश कुमार जी को यह हलफनामा देना चाहिए कि जो एसआईआर वो करा रहे वो त्रुटिहीन होगा, उसमें एक भी गलती नहीं होगी, और अगर एक भी गलती साबित हो गई तो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। अरे क्या हास्यास्पद बातें हो रही इस देश के अंदर। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ज्ञानेश कुमार जी जो बातें कह रहे हैं, जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कोई संवैधानिक संस्था की भाषा नहीं इस्तेमाल करती। वो राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं या तो एक हफ्ते के अंदर हलफनामा दो और नहीं तो देश से माफी मांगो। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? यह कोई संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग क्या राजनीतिक पार्टियों की तरह बिहेव करते हैं क्या? और क्या चुनाव की प्रक्रिया शुद्ध हो, यह जिम्मेदारी और ये मर्यादा का पालन सिर्फ सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग को चिंता है, विपक्ष को चिंता नहीं है। देश के अंदर लोकतंत्र जिंदा रहे, राष्ट्र जिंदा रहे, इसकी चिंता सिर्फ सत्ता पक्ष को है, इलेक्शन कमीशन को, विपक्ष को नहीं है। अरे लोकतंत्र बिना विपक्ष के चल ही नहीं सकता है। विपक्ष अगर आरोप लगा रहा है तो यह संवैधानिक संस्था में बैठे हुए लोगों की जिम्मेदारी है कि वो उसका जवाब दें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज्ञानेश कुमार जी वो सलीम जावेद को स्क्रिप्टिंग में और डायलॉग राइटिंग में पीछे छोड़ना चाहते हैं। वो शायद अगर उतना मेहनत उतना काम अगर वो चुनाव आयोग को ठीक करने में लगाते तो ज्यादा दिक्कत नहीं पैदा होती। नहीं, वो फिल्मी डायलॉग तो दिया ही वो शोले का, और आपका तो फिल्मों में अच्छी खासी रुचि भी है, दखल भी है दिबांग। पर एक थोड़ा रैपिड फायर करता हूं मैं आपके साथ। ये बिहार में एसआईआर क्यों, ये सवाल पूछा जा रहा था कि अरे पार्टियों ने मांग की, मिर्जा कह रही है उन्हें नहीं सुनाई दिया, आपको भी क्या सुनाई दिया? चुनाव से पहले एसआईआर क्यों? कि मतदाता सूची शुद्ध करना इसी का दायित्व है। बहुत अच्छी बात है। तो ये एसएसआर जो हुआ था जनवरी में, जो खत्म हुआ, उसमें मतदाता सूची का शुद्धिकरण नहीं हो पाया था। बिल्कुल, इसका मतलब यही है। तो वो इसका किस लिए मतलब कर पिछला, रहे थे? और जो पिछला चुनाव हुआ वो क्या था, वो एक सवाल हो गया। मुझे लगता है कि बेहद बचकाना, बेवकूफ़ाना और कड़ा शब्द है, फूहड़ किस्म का मूर्खतापूर्ण ज्ञानेश कुमार जी का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था। मुझको लगता है कि इससे उनको बचना चाहिए था। नहीं, यहां पे वो जब कहते हैं मतदाता सूची शुद्ध करना इसी का दायित्व है, इसलिए बिहार के चुनाव से, तो महाराष्ट्र के चुनाव से पहले, हरियाणा के चुनाव से पहले, झारखंड के चुनाव से पहले, दिल्ली के चुनाव से पहले क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब सारे चुनाव बेकार हैं। इसका क्या मतलब है? राष्ट्रपति शासन लगाइए, सारे चुनाव हटाइए, जितनी भी विधानसभाएं चुनी गई सबको बर्खास्त कीजिए। क्या मतलब है? मैं आपसे ये कह रहा हूं। दूसरी बड़ी बात, आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक प्रमुख व्यक्ति हैं, दूसरा भी व्यक्ति संवैधानिक पद पर है। आप क्या मीडिया के थ्रू बात कर रहे हैं? राहुल गांधी से आपको बात करनी है, उनको ऑफिस बुलाइए, उनसे बात कीजिए ना। हाँ। ये क्या बदतमीजी है? हाँ। कि आप मीडिया के थ्रू बात कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। हाँ, 7 दिन में आप वरना झूठे हो। हाँ, वरना मैं देख लूंगा। हाँ। आ जाना, वरना तुम झूठे हो। अरे क्या है? आप देंगे शपथ पत्र? एग्जैक्टली आपने कहा कि पीपीटी में उसने छेड़छाड़ की है राहुल गांधी ने। हाँ। आप शपथ पत्र देंगे इसका? और उसकी तफसील क्यों नहीं दी, उसकी डिटेलिंग क्यों नहीं दी? एग्जैक्टली जब राहुल गांधी डिटेल दे रहे हैं, हाँ। आप दिखाइए ना कि चुनाव कि आयोग ये झूठ बोला, ये झूठ बोला, हाँ, ये झूठ बोला। चुनाव आयोग ये कहता हम है सुनते, हम रुकते रहते। बिल्कुल। और ये सीसीटीवी पर फुटेज पर आप देखिए इन्होंने क्या कहा कोर्ट में, और कोर्ट में कब कहा? इसी साल कहा, 30 जून की बात कर रहा हूं। इन्होंने कहा कि हम नहीं दे सकते क्योंकि पता चलेगा कि किसने वोट डाला और लोग फिर आके उनको हैरेस करेंगे। आज क्या कह रहे हैं? महिलाओं के नाम ले रहे हैं। अरे आप कहां जा रहे हैं? आप बहुओं, बेटियों, माताओं, अरे आप नहीं, क्या, उसके बाद एक और बात मैं ये कह रहा हूं संदीप, इसमें आप दोषी हैं। मैं क्यों? दोषी? हाँ। क्यों? इसी जगह पर बैठकर, मैं गेस्ट था उस दिन, हम लोगों ने एक सीसीटीवी फुटेज दिखाया था। बिल्कुल दिखाया था, अनिल मसीह का सुप्रीम कोर्ट, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो धांधली हुई, हमने खुलासा किया था, बंडाफोड़ किया था, सुप्रीम कोर्ट में देखा गया था जी। वरना तो कह देते। क्या कहा इन्होंने कि ये मतदान पत्र फाड़ने की कोशिश कर रहे थे, हाँ। बदमाशी कर रहे थे, ये गलत थे। हाँ। आम आदमी पार्टी वाले पर यही कहा था ना, ये बिल्कुल था। यहां पर खुलासा हो गया। अब आप ऐसे खुलासे करेंगे तो सीसीटीवी फुटेज कौन अब देगा? अगला सवाल जो पूछा जा रहा था, भाई 6 महीने में ये 22 लाख लोग कैसे मर गए? क्योंकि एसएसआर हुआ था, स्पेशल समरी रिवीजन। वो कह रहे हैं नहीं 6 महीने नहीं, 20 साल का आंकड़ा। अब ये आपके गले उतरता है? 20 साल में 22 लाख लोग मरे हैं और ये अब पता लग रहा है। और ये साबित कैसे हो रहा है?
ये आप कैसे अपने पर ये मतलब मतलब- जो जवाब दे रहे हैं उसका, हाँ। उस पर क्या कह रहे हैं कि सरपंच बैठे हुए थे वहां पर, हमारा बीएलओ बैठे हुआ था वहां पर। अरे ये कौन लोग हैं ये? सरपंच नॉर्मली रूलिंग पार्टी की तरफ रहते हैं। हाँ। कौन लोग हैं? एक अध्यापक रहता है, कोई जो बीएलओ बन जाते हैं, हाँ। या कोई वरिष्ठ वहां पर और जो काम करने और वाले नहीं वो है बन कि जाते हमने हैं। बीएलए को जानकारी दे दी, अरे बस आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। मैं सीधा सवाल कर रहा हूं, आरोप लगा रहा हूं, या तो आपके अंदर शर्म कम है या सब्र कम है। अब ये नागरिकता डरने के- की जो बात आ रही थी, एक बड़ी नागरिकता खबर आ के- गई। एक सेकंड दिबांग, वोट चोरी की सच्चाई सामने लाएंगे, राहुल गांधी कह रहे हैं हम भी नहीं डरते किसी से। अब यहां वो जो डर गया सो मर गया, तो कोई नहीं डरा है। कौन डरा है फिर? और मर कौन रहा है? लोकतंत्र मर रहा है क्या? आप जब संवैधानिक पद पर बैठे हुए इस तरह से बात करेंगे तो वो तो पॉलिटिशियन है, जवाब देंगे। हाँ। पर मैं ये पूछ रहा हूं, सब्र कम है या शर्म कम है? ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है, नागरिकता वाला, कि नागरिकता आप तय कर सकते हैं कि नहीं। आप उसको क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके बारे में बात करते हैं? आपको चुप रहना चाहिए, कोर्ट को डिसाइड करने देना चाहिए। आप क्यों, क्या आप दबाव डालना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट पर? क्यों आपने आप इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया कि आप आधार को पहचान क्यों नहीं मान रहे? अब सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया ना अपने अंतरिम आदेश में। और क्या मतलब आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? अब तो ये बात हो गई कि साहब नाम तो कई बार आ सकते हैं। हाँ, नाम कई बार आ सकते हैं। हाँ, कई बार आ सकते हैं। हाँ। भाई ये गलत नहीं, नाम तो आ ही सकता है। अरे आप क्या कह रहे हैं? जरा सोच के तो बात कर लेते हैं माय लॉर्ड। हाँ। और इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट क्यों नहीं? ये निजता का हनन 45 दिन तक नहीं होता, उसके बाद हो जाता है। इस पर सीसीटीवी फुटेज पर ये जो इलेक्ट्रॉनिक, उनसे सवाल पूछा गया कि आपके पास ये आपने अपने वेबसाइट पर डाला हुआ था इलेक्ट्रॉनिक वाला, और आपने जब जैसे राहुल गांधी ने खुलासा किया, आपने उसके बाद वो अपने वेबसाइट से हटा लिया। जब आप कुछ चीज हटाते हैं दूसरा डालते हैं, आप क्या छुपाना चाहते हैं? और नहीं, ये इसका मतलब हलफनामा कोई ना कोई सब चीज- कुछ है, हलफनामा ही सच का आधार है, तो इन हलफनामों का क्या? ये समाजवादी पार्टी के मैं हलफनामे सामने दिखा रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना चाहिए कि आदमी झूठ बोल रहा है। हाँ। क्योंकि उसने साफ कहा कि समाजवादी पार्टी ने ऐसा कोई हलफनामा ये हमें नहीं सामने दिया। मैं दिखा रहा हूं, इसीलिए। बिल्कुल हलफनामा है इधर। हाँ। तो अगर आप इतना साफ साफ झूठ बोलेंगे, हाँ। तो आपको क्या अपने ये पद मैं पर- पढ़ भी देता हूं ताकि सनद रहे। मैं शपथ करता भोला शंकर पुत्र विद्या गौतम निवासी बहेड़ा तहसील कुंडा, शपथ देकर मैं ये कह रहा हूं कि 24 यहां पर नाम गलत जोड़े गए। अगर आप अपने संवैधानिक पद पर बैठकर सार्वजनिक रूप से प्रेस के आगे झूठ बोलते हैं, तो क्या आपको अपने पद पर बने रहने का अधिकार है? आपको इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? अब याचिकाकर्ता भी हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक तो हैं ही, और देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषक भी रहे हैं, योगेंद्र यादव। आज जो ज्ञानेश कुमार बोले, आपकी शंकाएं दूर हुई या शंकाएं और गहरा गई? संदीप भाई सच कहूं तो मैंने चुनाव आयोग को ऐसी शर्मनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नहीं सुना है। मैं 40 साल से चुनाव आयोग को देख रहा हूं। पार्टियां आती हैं जाती हैं। जब अटल जी प्रधानमंत्री थे उन दिनों मैंने चुनाव आयोग की प्रशंसा में 70 देशों के चुनाव आयुक्तों को समझाया था कि भारत का चुनाव आयोग एक अलग चीज है, इसके ऊपर आप सामान्य तरीके से न देखें, बहुत ऊंची चीज है। मैंने चुनाव आयोग पे झूठे आरोप भी लगते हुए सुने हैं। आपको याद होगा संदीप भाई, हम दोनों को याद होगा, 2002 में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लिंगदो साहब, जो कि उस जमाने के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उनका नाम लेकर और कहते थे जेम्स माइकल लिंगदो, याद है ना आपको? किस किस तरह से इस पब्लिक मीटिंग में उनका मखौल उड़ाया करते थे। और 2013-14 में पुनः प्रधानमंत्री ने कहा था चुनाव आयोग एक तरफा इत्यादि इत्यादि। क्या किसी चुनाव आयोग ने उनको कहा था 7 दिन में हलफनामा दो, नहीं तो तुम्हें ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं तो तुम देश से माफी मांगो? क्या माइकल लिंगदो ने उन्हें कहा था कि तुम मुझसे माफी मांगो? नहीं, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पे थे, उनकी एक गरिमा थी, चुपचाप से सर झुका के काम करते रहे। आपने गाली देनी है आप दे दीजिए, मेरी जो मर्यादा है वो मैं जरूर करूंगा। आज इसकी परीक्षा थी। आज इस देश में जहां इतने सवाल उठ रहे हैं, और आपने देखा होगा आज सुबह ही द हिंदू में एक सर्वेक्षण छपा है CSDS का, जो पिछले 25 साल से ट्रैक कर रहा है चुनाव आयोग के ट्रस्ट लेवल, और वो सर्वेक्षण दिखाता है कि चुनाव आयोग का ट्रस्ट लेवल आज जितना है उतना नीचा कभी नहीं रहा। इसलिए आज जरूरत थी ये साबित करने की कि
लोग कुछ भी कहते रहें, लेकिन हम दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। नहीं, पर जिसके इसमें मन में एक कल चीज तक मुझे ये शंका थी- बताइए योगेंद्र भाई, हलफनामा वो 20(3)(b की मैंने तफसील बता दी, अभी मैं उस डिटेलिंग में दोबारा नहीं जाना चाहता, वो गैर ज़रूरी। पर मैं ये कह रहा हूँ गैर ज़रूरी ही सही, अगर मेरे आरोपों में दम है, मैंने 6 महीने पूरी की पूरी तैयारी करके, वहाँ रिसर्च करके, ग्राउंड वर्क करके ये सारी त्रुटियाँ और गलतियाँ निकाली हैं, तो एक शपथ पत्र भर के हस्ताक्षर करके दूध का दूध पानी का पानी क्यों नहीं होने देते राहुल गांधी? अरे जिन्होंने शपथ दे दी उनका क्या हुआ? उनको कुछ मिला क्या? उनका कोई जांच हुई है क्या? अरे संदीप भाई, अगर मेरी जिम्मेवारी है कि कोई बिल्डिंग साफ हो, तो और कोई सड़क पे चलता व्यक्ति मुझे कह दे देखना वो 3rd फ्लोर तुम्हारा बहुत गंदा पड़ा है, मैं ये नहीं कहूंगा अरे तुम कौन होते हो, तुम क्या कर रहे हो, तुमने कैसे बोल दिया, अच्छा दिखाओ, बताओ, वीडियो लाओ। मैं चुपचाप से चौकीदार को कहूंगा यार जरा देख के आ, कोई गड़बड़ तो नहीं है, बाद में उससे निपट लेंगे, चाहे कहने वाले ने मेरे मुंह पे थूका हो। अगर मेरे को जरूरत है, अगर मैं जिम्मेवारी महसूस करता हूं कि बिल्डिंग साफ रहनी चाहिए, सबसे पहले मैं 3rd फ्लोर की जांच करवाऊंगा। क्या मतलब बनता है इसी का? मान लीजिए राहुल गांधी के सारे आरोप झूठे हैं, आप एक क्षण के लिए मान लीजिए, क्या इसी की जिम्मेवारी नहीं बनती कि वो सारों की जांच करवाए और जांच के बाद पूरी विस्तृत रिपोर्ट बिना किसी फूफा के देश के सामने रख दे कि हमने एक एक बात की जांच की, दूध का दूध पानी का पानी। यानी कि कल तक जिस व्यक्ति के मन में संदेह था उसे लगे नहीं यार देखो इन्होंने बिल्कुल ईमानदारी से किया है, चुनाव आयोग को ऐसा काम करना चाहिए। जो आज इन्होंने किया है उससे जिसके मन में कल तक संदेह था वो अब विश्वास में पुष्ट हो जाएगा। हो ना हो दाल में काला है। देखो किस तरह की नहीं, पर इसमें एक विरोधाभास है, एक आयरनी है योगेंद्र, थोड़ा उसको समझाइए। भाई राहुल गांधी कहते फिरे पूरे देश में कि महाराष्ट्र में, और उसमें भी आंकड़ों में हेरफेर करते रहे कि 30 लाख वोट बढ़े हैं, कभी 40 लाख बढ़े हैं, कभी 1 करोड़ का भी उन्होंने जिक्र किया, 41 लाख वोटर बढ़े। वहां वोटर बढ़े कि जी गड़बड़ झाला हो गया, इसीलिए हम तो 30 सीटें जीत गए थे 48 में से लोकसभा में, पर विधानसभा चुनाव में 288 में से 79 महाविकास आघाड़ी ले पाई। ठीक जी, अब यहां वोटर घट रहे हैं 65,64,000 की जी, वोटर काट दिए, बढ़े तो भी बीजेपी को फायदा, कटे तो भी बीजेपी को फायदा। ये थोड़ा सा हजम करना मुश्किल नहीं हो जाता? संदीप भाई, इसके आधार पे कई लोग तर्क देते हैं कि देखिए आप ही तो कह रहे थे वोटर लिस्ट में गड़बड़ है, तो हमने एसआईआर करवा दिया। चुनाव आयोग ने आज कहा एसआईआर में क्या बुराई है। ये बिल्कुल वही तर्क हुआ कि आप ही तो कह रहे थे गला खराब है, तो अब गला काट दिया तो क्यों परेशानी है आपको। गला काटना गला का खराब होने का उपाय नहीं है, उसका इलाज नहीं। इस मुहावरे को मैं खोल के समझा देता हूं। वो ये बिल्कुल इस देश की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, पहले से है, अब ज्यादा हो गई है नहीं हम कह नहीं सकते, लेकिन पुरानी समस्या है। बिल्कुल इसका समाधान करने की जरूरत है। बिल्कुल केवल जो 1 साल का रिवीजन है वो पर्याप्त नहीं है। अगर चुनाव आयोग कहता है कि हमें हाउस टू हाउस जाके चेक करना है, मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो आके सपोर्ट करूंगा, सैल्यूट करूंगा, कहूंगा कोई बात नहीं, परेशानी होगी, लेकिन एक बार ना इसको रगड़ के साफ कर दो, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन एसआईआर वो नहीं है। मैं बार बार ये याद दिला रहा हूं, 1.5 महीने से समझा नहीं पा रहा हूं। चुनाव आयोग ने भी आज, मुख्य चुनाव आयोग ने झूठ बोल दिया देश के सामने, कहा कि 2003 में जब हुआ था तब भी लोगों से फॉर्म भरवाए गए थे। जी नहीं, हाउस टू हाउस सर्वे करना, इंटेंसिव रिविजन की जरूरत है, निश्चित है, आप जरूर करवाइए, उससे फायदा होगा। फॉर्म लोगों से भरवाना प्रत्येक व्यक्ति से और कहना कि अगर फॉर्म नहीं भरोगे तो तुम्हारा नाम बाहर हो जाएगा, ये अभूतपूर्व है, असंवैधानिक है, इससे वोटर लिस्ट को कोई फायदा नहीं। योगेंद्र, आपसे आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आपने भी एक फिल्मी अंदाज में, और ये मैंने उस दिन भी आपसे पूछा था, वो 2 लोग जो तथाकथित मृत थे उनको अदालत के सामने पेश कर दिया। आज ज्ञानेश कुमार ने ज्ञान दिया कि ये 6 महीने में 22 लाख लोग नहीं मरे हैं, ये तो पिछले 20 साल में मरे हैं। अब ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही, पिछले 20 साल में 22 लाख लोग ही मरे। देखिए, अगर ज्ञानेश जी थोड़ा सा ईमानदारी और क्रेडिबिलिटी से करते तो उनके पास तरीका था ये बात कहने का। मोटे तौर पे वो जो कह रहे थे, देखिए चुनाव आयोग बोल रहा है तो मैं हर बात को थोड़ा सा लीवे दे के समझूंगा। वो कह रहे हैं कि भाई हर साल हम रिविजन तो कर देते थे, लेकिन रिविजन में जिन लोगों का नाम कटना चाहिए था कायदे से कटता नहीं था, बहुत चीजें छूट जाती, मिस्टेक्स एक्यूमुलेट हो रही थी। लेकिन दूसरी नहीं कहते, जिन लोगों का इंक्लूड होना था वो भी तो छूट रहे थे।
आपने केवल और पूरे बिहार में आपने सर्वे किया, 8 करोड़ लोगों के पास गए और आपको एक नाम नहीं मिला जो कि जोड़ने लायक था। मान लीजिए आपके पूरे 22 लाख नाम सही हैं, मान लीजिए पहले की गलतियों से ये नाम छूट जा रहे थे, मान लीजिए आपने इसको साफ कर दिया, हालांकि ये बात नहीं हुई है, लेकिन तो आपको 8 करोड़ में एक व्यक्ति भी नहीं मिला। मैं फिर पूछता हूं, 25 जून और 25 जुलाई के बीच चुनाव आयोग ने बिहार में कितने नाम जोड़े हैं? और उसका उत्तर है 0। आज तक देश के इतिहास तो वही में कभी रिवीजन आंकड़े नहीं हुआ। तो सामने इसमें केवल रखे डिवीजन किया। आंकड़े तो रखे ही नहीं गए हैं आदेश पर। देखिए, मतदाता सूची का शुद्धिकरण भी तो जरूरी है। क्या इस बात को नकारा जा सकता है? विपक्ष आधी अधूरी तस्वीर ही पेश कर रहा है क्या? नहीं संदीप जी, फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि विपक्ष, ये बात सही है जो आप कह रहे हो कि शुद्धिकरण होना चाहिए वोटर लिस्ट का, लेकिन फिर उसमें ऐसा क्यों होता है कि वो सेलेक्टिव होता है? इसका परिणाम ये है कि जब 7 अगस्त को राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो आपने एफिडेविट मांग लिया उनसे और आपने कहा कि आप इसको सत्यापित कीजिए। अब जब आप इतने ही ज़्यादा मतलब निष्पक्ष थे तो आपको ये कहना चाहिए था अनुराग ठाकुर को कि आपने जो ये बातें कही, आरोप लगाए हैं, वही सेम बातें राहुल गांधी ने कही हैं, लेकिन वो विपक्ष को लेकर कही, सरकार को लेकर कही हैं। आपके आरोप भी सेम है तो आप भी एक एफिडेविट दीजिए। तो जब चुनाव आयोग इस तरीके से बिहेव करता है तो फिर उसकी मंशा पे सवाल खड़े हो जाते हैं। तो फिर ये सवाल उठता है कि क्या सही मायने में चुनाव आयोग शुद्धिकरण चाहता है इसका? अब ये बार बार पे कह रहे हैं कि सबूत दो। भाई आप तो पुलिस इंस्पेक्टर हो गया कि हर बात पे सबूत चाहिए आपको? जब आपसे कह रहे कि सीसीटीवी फुटेज दो, ये कह रहे कि नहीं बहू बेटी का अपमान होगा। क्या अपमान होगा? अगर इस देश की बहू बेटी वोट डालने जा रही है, उसका सीसीटीवी फुटेज मिल जाएगा, उसमें क्या अपमान हो जाएगा उसका? और ये आप कब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर हो गए हो? आपका काम है विपक्ष के आरोपों का जवाब देना, इस देश में उस क्रेडिबिलिटी को रिस्टोर करना, आपको बताना कि चुनाव आयोग सबसे निष्पक्ष संस्था है जिसके ऊपर इस देश को भरोसा है। और उसी भरोसे के तहत एक आम आदमी गांव से जब गांव में उठता है, वोट डालने जाता है, तो उसको विश्वास होता है कि जहां उसने बटन दबाया है उसका वोट वहीं जाएगा। पर वोट चोरी जैसे शब्दों से ये सारी बातें कर रहे हैं। एक्चुअली संदीप जी और मतदाता का भी जो बात ज्ञानेश कुमार कह रहे थे, जी जारी रखिए बात। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि चुनाव आयोग की जो चद्दर थी वो 1 गज फटी हुई थी, आज वो सीलने आए थे, वो आज 2 गज फट गई है। लोगों के मन में इतने सारे सवाल पैदा हो गए हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। बेसिकली चुनाव आयोग ने एक भी जवाब नहीं दिया, बल्कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव की तरह बिहेव कर रहे थे। अरे भाई, ये आपका काम नहीं है। आपको तो इस देश में वापस उस जो आपके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं उसको रिस्टोर करने की बात थी। अब आज राहुल गांधी ने क्या कहा अपने भाषण में, जो उन्होंने 7 तारीख को भी कहा था? उन्होंने कहा कि जो हमें डाटा चुनाव आयोग ने दिया है वो डिजिटल डाटा नहीं है, वो लगभग 6.5 से 7 लाख पेजेस का एक ढेर है, हमें दे दिया गया। तो चुनाव आयोग के डाटा के ऊपर वो कैसे एफिडेविट दे दे? दूसरी बात, आपने सवाल पूछा था कि भाई कुछ देर पहले कि भाई वो एफिडेविट दे के खत्म क्यों नहीं कर देते? दरअसल ये लड़ाई अब राजनीतिक हो चुकी है और विपक्ष के नेता के नाते अगर वो राजनीति कर रहे हैं, विपक्ष उनके साथ है, समूचा विपक्ष के साथ है इस मुद्दे के ऊपर, तो क्या बुराई है इसमें? पॉलिटिकल पार्टी एनजीओ थोड़ी है। वो जनता के बीच जाके ये कह रहे हैं कि मैं आपकी अदालत में आया हूं। आज उन्होंने वही कहा जो मैंने आपके एक हफ्ते पहले कहा था आपके शो में कि ये आपके पास एक अधिकार था वोट का, वो भी आपसे छीन लिया गया है। ये है लड़ाई अब आगे की जो बिहार से शुरू हो रही है। वो ये लड़ाई कॉन्फ्रेंस थी वो उसकी नींव रखी गई थी, तो लड़ाई आगे थमने का नाम भी नहीं ले रही है। राकेश भाई, रायता पूरा फैल गया है क्या? और अभी तक तो देखिए एक बात समझ में आ रही थी कि कोर्ट ने संज्ञान लिया हुआ है, मामला अभी सब जुडिस है, अंतरिम आदेश आया है, 22 अगस्त को अभी एक और सुनवाई होनी है और अंतिम आदेश का हमें इंतजार करना। यहां तक तो समझ में आ रहा था भाई चुनाव आयोग अभी ऐसे मामले में सामने खुलकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करे। अब उससे 5 दिन पहले आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर रहे हैं और जो जवाब दिए गए, उसका संकेत और संदेश आप क्या पाते हैं? चुनाव आयोग के जवाब का टाइम आप सुप्रीम कोर्ट से मत लीजिए, चुनाव आयोग के जवाब का टाइम आप लीजिए वोट अधिकार रैली से। आज जो शुरू हुई जी, वो टाइमिंग 5 दिन वाले को मत जाइए आप, क्योंकि वो तो 5 दिन वाले की प्रक्रिया चल रही है लगातार, सुप्रीम कोर्ट उस पर निगरानी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कहा जा रहा है वो व्यवस्था में, सहजता में, चाहे जैसे भी चुनाव आयोग को करना पड़ रहा है, चाहे मतदाता सूची का 65 लाख लोगों का नाम देने का मामला हो, हाँ, वो और चाहे नाम ही नहीं दे रहे थे, डिलीट, चाहे कारण भी बताना है, सिर्फ नाम नहीं देने अलग से,
कारण भी बताना है क्यों कटा? यस नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। हाँ। चाहे 65 लाख मतदाताओं का नाम बाहर लाना हो और चाहे चुनावी बांड को बाहर लाना हो, क्योंकि दोनों में आप बड़ी असहजता प्रकट कर रहे थे। चुनावी बांड के टाइम पे भी आपने कोर्ट को कहा था कि बड़ा असहज मामला हाँ, है, इतना जल्दी हम नहीं दे सकते। लेकिन फिर सहज कैसे हो गया? जब कोर्ट ने एक आपको टाइम दिया, उस टाइम पे कैसे सहज हुआ? फिर कोर्ट के टाइम देने पे 65 लाख मतदाताओं का नाम कैसे सामने आ गया? सवाल ये नहीं, उसमें तो पूरा खेल हुआ था। उसमें एक चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा भी दे दिया था, 5 बजे वो टाइमलाइन थी, और एसबीआई, उसके अंदर बहुत कुछ हुआ था खेल। भाई वही कह रहा हूँ, खेल तो हो रहा है। आज जो चुनाव आयोग की तरफ से मतलब आना, चुनाव आयोग का फ्रंट पे, इससे जो शंका के बाद, देखिए चुनावी प्रक्रिया पर शंकाएं तो पैदा हो गई है, वो छठी हैं या और धुंधली हो गई तस्वीर? आज तस्वीर साफ नहीं हुई है, धुंधली हुई है। धुंधली होने के कारण है चुनाव आयोग से पूरे देश का जनमानस और राजनीतिक दल ये अपेक्षा करता है कि आप प्रशासनिक बातचीत करेंगे, उससे राजनीतिक संबोधन की अपेक्षा नहीं की जाती। चुनाव आयोग की तरफ से 2 शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन इशारा किया गया, एक धमकी, एक चुनौती। आप चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी राजनेता को और राजनीतिक पार्टी को गाइडलाइन जारी कर सकते हैं, लेकिन जब चुनाव नहीं चल रहा हो तो आप दिशा निर्देश नहीं दे सकते। अब जहाँ तक एफिडेविट की बात है, तो मैं बड़ा सामान्य सा व्यक्ति हूँ संदीप भाई, मुझे इतना पता है कि जब हमारे यहाँ कहीं झगड़ा होता है गांव में, तो थाने में जब हम जाते हैं तो हमसे कहा जाता है एक कागज़ में पूरा ब्यौरा लिख के आप दे दीजिए। हम दे आते हैं, थाना इंचार्ज उसकी पूरी जाँच करता है। जांच में मेरे दिए गए ब्यौरे पे यदि सत्यता पाई जाती है, तब वो कहता है हम एफआईआर करेंगे, क्योंकि एफआईआर होने के बाद कटती नहीं है, इसलिए मेरे जाते हुए एफआईआर नहीं करता। तो आपकी जिम्मेदारी ये थी कि यदि राहुल गांधी जी की तरफ से जो प्रमाण, चुनाव आयोग कोई जिम्मेदारी लेता दिख रहा है? वो कह रहा है नाम काट दिया हमने, बीएलए को बता दिया, बीएलए की जिम्मेदारी है, तो फिर चुनाव आयोग किस लिए है? क्या काम है चुनाव आयोग का? चुनाव आयोग वो सहायक है इस प्रक्रिया में या वो रोड़े अटकाएगा? अरे हमारा दुर्भाग्य है कि अभी तक हम ये जानते थे कि हमारे पास 2 वोटर आईडी नहीं होना चाहिए। हाँ। लेकिन आज हमें ये पता चला कि हो हमारे पास सकते 2 हैं, वोटर आईडी भी पर वोट एक बार डालोगे। हम अरे भाई हमारे यहाँ चरणबद्ध चुनाव होता है, तो आज यदि हम दिल्ली में डाल रहे हैं वोट, यदि हम उत्तर प्रदेश के मतदाता हैं, तो दूसरे चरण में जाकर मतलब ये हास्यास्पद है। कैसे रोकोगे आप और कैसे चिन्हित करोगे? अब यहां पर सवाल आता है, असल सवाल विनोद भाई चुनाव आयोग स्वायत्त संस्था है, चुनाव पारदर्शी हो, निष्पक्ष हो, ये उनकी जिम्मेदारी है। एक वक्त ऐसा भी था दुनिया में उनका डंका पिटता था चुनाव आयोग का, जिसका जिक्र किया योगेंद्र यादव ने। आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा ना कोई पक्ष ना विपक्ष, हमारे लिए सब समकक्ष। होता दिख रहा है ये, यही मैं एक होता है कहने की बात, एक होते हुए दिखना भी चाहिए। चुनाव आयोग को अपनी कथनी से ज्यादा अपनी करनी से साबित करना पड़ेगा कि उसके लिए सारे दल समकक्ष हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। अभी आपने ओपी रावत साहब का जिक्र किया, जब से सरकार बनी है 2014 से लेके, एक फैसला ऐसा आया है जिससे सरकार असहज हुई थी चुनाव आयोग का। वो था जब राज्यसभा का चुनाव था गांधीनगर गुजरात में, अहमद पटेल का मामला फंसा था, 2017-18 की बात है, और उसमें भाजपा के कैंडिडेट और अहमद पटेल के बीच में एक वोट को लेकर कंट्रोवर्सी थी, क्रॉस वोटिंग का मसला था, और अमित शाह जी वहाँ बैठे हुए थे अहमदाबाद में गांधीनगर में, और वो मामला चुनाव आयोग ने रात को करीब 12 बजे के आसपास जो है डिसाइड किया था, जिसमें अहमद पटेल का वोट वैलिड माना गया था, उनको जीता हुआ बताया गया था। क्यों? क्योंकि उसमें 2 चुनाव आयुक्त थे, ज्योति साहब जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे और रावत साहब, और उसमें रावत साहब ने इस पर स्ट्रेस किया, मुझे इंटरनली लोगों ने बताया कि मेरिट पर अहमद पटेल के पक्ष में है, इसलिए मेरिट पे लेना चाहिए। तो उससे पता लगा कि हाँ चुनाव आयोग में कुछ थोड़ी वो है। उसके अलावा और कोई ऐसा फैसला नहीं आया अभी तक जिससे लगे कि चुनाव आयोग नहीं। आज जिस तरह की बोली, मतदाता को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही, राजनीतिक विश्लेषक भी होता है चुनाव, बिल्कुल चुनाव आयोग। अभी किसी ने अभी उदाहरण दिया ना, लेकिन आप ये बात कहें तो समझ में आती है। चुनाव आयुक्त कह रहा है मतदाता को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही है, चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति की जा रही है। ये राजनीतिक बयान है, ये बयान वही तो जानना चाहता। ये बयान मुख्य चुनाव, आज तक किसी मुख्य चुनाव आयुक्त
या चुनाव आयुक्त ने ऐसा बयान दिया है? वही कह रहा हूँ, ये चुनाव अभी लिंग 2 का नाम लिया गया, लिंग 2 साहब तो कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी थी जब उनका नाम लिया जा रहा था पब्लिकली, जेम्स माइकल लिंग 2 का, कि वो वेटिकन से आदेश लेते हैं कि चर्च में जाते हैं संडे के दिन, कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, अपना काम करते रहे। और चुनाव, ये बयान बीजेपी के प्रवक्ता दें, कांग्रेस के प्रवक्ता दें, समझ में आता है। 20-3B की बात मैं फिर से लाना चाहूंगा चर्चा में। 20-3B के तहत हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने नोटिस दिया है राहुल गांधी को। अब तो ये मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी दे दिया, 4 राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने दे रखा है। अनुराग ठाकुर याद नहीं आए उन्हें? भैया 20-3B में अगर राहुल गांधी हलफनामा दे देंगे तो उस पर जांचें नहीं होगी। वो तो कपिल सिब्बल इस बात को भी बता चुके हैं। नहीं, आज एक और किसी ने बताया, कानूनविद ने, कि जांचें नहीं होगी, हो ही नहीं सकती, मांगा जा रहा है। देखिए अभी जो शुक्ला जी ने कहा, अगर किसी डिपार्टमेंट में मान लीजिए आप सीबीआई को चिट्ठी लिखते हैं कि फला डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार हो रहा है, आप अपना नाम पता और सब लिख देंगे अगर, तो तुरंत संज्ञान लिया जाएगा उसका, उसके पीई रजिस्टर होगी और उसके बाद आपसे डिटेल मांगा जाएगा और उसकी जांच होगी और जांच होने के बाद एफआईआर होगा। हलफनामा नहीं मांगा जाता है। तो जब राहुल गांधी पब्लिक डोमेन में प्रेस कॉन्फ्रेंस 1.5 घंटे करके, और नहीं, चुनाव आयोग हलफनामा दे देना, तो चुनाव आयोग कह दे जो हमने किया है बिल्कुल त्रुटिहीन है, दे देना, बिल्कुल पारदर्शी है और पूरा निष्पक्ष है। अच्छा ये बताओ संदीप, हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना पड़ता है? इलेक्टोरल बॉन्ड के मसले पे तो सुप्रीम कोर्ट के साथ नानुकुर, बाद में माना। आधार कार्ड को मान रहे ना 65 लाख डिलीटेड लिस्ट, 65,64,000 लोग हटा दिए गए, 2 बार उनकी अलग से लिस्ट नहीं बनेगी, 2 बार उनके कारण नहीं बताएंगे, अब बताना पड़ रहा 2 है। बार सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि आप विचार कर लीजिए, आधार को भी शामिल कर लीजिए, आपने नहीं माना, अब आप मान रहे हैं। तो आखिर इसी से लगता है जो शक की गुंजाइश होती है इससे बनती है। तो दर्शकों की बात ये है, देखिए संस्थाओं का सम्मान है, पूरा सम्मान हम करते हैं और स्वायत्त संस्थाएं हैं, पर वो दिग्भ्रमित होती दिखे, वो सही दिशा में ना जाती दिखे तो सवाल तो पूछे जाएंगे। भाई देश हमारा और जनता जनार्दन तो हम है ना, इस लोकतंत्र के भगवान हम हैं, हमने आपको प्रतिनिधि के तौर पर वहां भेजा है, इसे मत भूलिएगा। और जो जिम्मेदारी दी गई है स्वायत्तता के साथ साथ वो सहायक की है। आप हमारे लिए वो राह अपने चुनाव में अपने मताधिकार को इस्तेमाल करने को आसान बनाने के लिए हैं, उसे जटिल बनाने के लिए नहीं है। ये आपकी कोई नाक की लड़ाई या ईगो की बात नहीं है, ये आपकी मूंछ की लड़ाई नहीं है, ये देश के लोकतंत्र को मजबूत करने की लड़ाई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।